कहानी लेकर आया हूँ, कहानी सुना के जाऊंगा, जल्दी से आ जाओ, मैं कहानी खूब सुनाऊंगा। कहानी लेकर आया हूँ, कहानी सुना के जाऊंगा, जल्दी से आ जाओ, मैं कहानी खूब सुनाऊंगा। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। जय गुरुदेव। आप सबों का स्वागत करता हूं मैं आश्रम मंडली के पेज से। जी, मेरा नाम डफली वाला विकास विनीत है और मैं आश्रम मंडली, जो कि हमारी आश्रम आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर आश्रम की थिएटर ग्रुप है, उसका एक मैं हिस्सा हूं। सूत्रधार के नाम से मैं कैरेक्टर प्ले करता हूं और यदि आपने रामलला की माता हमारा प्ले देखा होगा तो उसमें आपने मुझे पाया होगा। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना आ गया है तो अब सब कुछ हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ही करते हैं। पहला मौका है जब मैं आश्रम मंडली के पेज के तरफ से आश्रम मंडली को रिप्रेजेंट करता हुआ आपके पास कुछ सुनाने, कुछ गुनगुनाने आया हूं। सूत्रधार की कहानी आज आप सुनेंगे, सूत्रधार की ही जुबानी। तो शुरुआत करते हैं। आ गया डफली वाला, आ गया डफली वाला, आ गया डफली वाला, आ गया डफली वाला, आ गया। तो कुछ कोशिश जो मेरी रहेगी, कुछ कहानियां हैं जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ बुनी है, और इन्हीं का ताना बाना पूरा रहेगा हमारे आश्रम मंडली के इस लाइव सेशन में। तो मैं शुरुआत करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं पहले बेंगलुरु में रहा करता था, अब मैं कैलकाटा में हूं। और यदि आप कैलकाटा में हैं, आपने मिष्टी दही नहीं खाया, आपने रसगुल्ला नहीं खाया और आपने सत्यजीत रे की कहानी नहीं पढ़ी, तो फिर तो आपका जीवन अधूरा ही है। तो शुरुआत मैं करूंगा सत्यजीत रे की लिखी हुई एक बहुत ही मजेदार कहानी, बारिन भौमिक की बीमारी। बारिन भौमिक शाम 5:30 बजे स्टेशन पर जाकर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गया। उसने अपने सामान को, बक्से को सीट के नीचे रख दिया। एक छोटा सा थैला जिसके अंदर उसके बाकी कुछ कुछ चीजें थी, जैसे ब्रश था, सेविंग सामान थे और एक मेडिसिन थी, एक दवा वो साथ लेके जा रहा था, उसको उसने ऊपर रख दिया। गायक है, गाना गाने के लिए दिल्ली जा रहा है तो गले की देखभाल तो करनी है, इसलिए उसने एक गोली निकाल के खा भी ली। अभी ट्रेन छूटने में समय है, वक्त है। तभी वो देखता है कि प्लेटफॉर्म से 2 लोग उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। बारिन समझ जाता है कि लोग पहचान गए हैं। आखिर वो एक गायक कलाकार जो है, महीने में कम से कम 6 प्रोग्राम तो कर ही लेता है। और अब इतने अच्छे प्रोग्राम होने लगे हैं कि दिल्ली से बंगाल एसोसिएशन ने उसे गाने के लिए दिल्ली बुलाया है और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट दिया। अभी तक कूपे में कोई आया नहीं है। गाड़ी छूटने से जस्ट पहले एक आदमी आता है और उस कूपे में बैठ जाता है। बारिन गौर से उस आदमी को देखता है और उसे लगता है कि शायद उसने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। वही मोटी मोटी भवें, वही आंख, वही चेहरा और उस पे वो मस्सा। कहां देखा है मैंने इसे? कहीं बाजार में, कैलकाटा में, ऑफिस में तो नहीं देखा मैंने। तभी अटेंडेंट वहां आ जाता है और बारिन से खाने के बारे में पूछता है। बारिन से ऑर्डर लेने के बाद वो सामने वाले आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि आप डिनर के लिए क्या ऑर्डर देंगे। वो आदमी पहली बार बोलता है, डिनर तो मैं बाद में लूंगा, उससे पहले ऐसा करो मेरे लिए चाय लेके आ जाओ, बिल्कुल ब्लैक टी, काली चाय, मुझे सिर्फ काली चाय पसंद है। ऐसा सुनते ही बारिन के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, उसके दिल में जैसे पंख लग गए और फेफड़े में पहुंच गए। हाँ, मुझे याद आ गया, इस आदमी से मैं पहले भी मिल चुका हूं, बल्कि मुझे तो याद है कि मैं इसके साथ ट्रेन में मैंने सफर किया था।
क्या ये भी मुझे पहचान पा रहा है? तिरछी निगाहों से बारिन उसको बार बार देखने की कोशिश कर रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि सामने वाला बंदा जो है क्या उसे पहचान पा रहा है। कंडक्टर के जाते ही बारिन के लिए वहां पे बैठे रहना मुनासिब नहीं था। वो फौरन बाहर आ गया और सोचने लगा, दो ही कारण हो सकते हैं जिस कारण से वो आदमी इसे पहचान नहीं पा रहा है बारिन को। या तो उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, या बारिन इन 9 सालों में, जब लास्ट टाइम उससे मिला था, इन 9 सालों में बहुत बदल गया है। मोटा हो गया है, चश्मा पहनने लगा है, पहले मूंछ हुआ करती थी, अब मूंछ नहीं है। बहुत देर बाहर खड़े रहने के बाद कूपे के अंदर आ गया बारिन। बारिन ने देखा कि अटेंडेंट वहां पे चाय लेके आया है। उसने सामने वाले आदमी को चाय दे दी। बारिन का मन किया कि वो भी कुछ मंगाए, लेकिन बोलते नहीं बना। कहीं मेरी आवाज से वो मुझे पहचान गया तो? मैंने भी तो उसे उसकी आवाज से ही पहचाना। क्या नाम था उसका? चौधरी? चक्रवर्ती? नहीं नहीं, चैटर्जी। हां। ऐसा सोचता सोचता उसी बर्थ में वो पसर गया। उसने तिरछी निगाहों से देखा था कि वो उसके जबड़े बहुत तगड़े थे, हाथ भी बहुत तगड़ा था। और सहसा बारिन ने महसूस किया कि उसकी हाथ जो है, उसकी बाहें जो हैं, बारिन के कंधे पे, गर्दन पे जकड़ती जा रही हैं। और बारिन को देख के बोल रहा है, क्यों 9 साल पहले तुमने मेरी घड़ी चुराई थी क्या? तुम्हें लगता था तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? इतने सालों से मैं तुम्हें खोज रहा था, आज मैं हर चीज का बदला लूंगा। बारिन ने इसे आगे सोचना उचित नहीं समझा। लेटे लेटे वो सोचने लगा, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था कि इसने सामने वाले आदमी की घड़ी चुराई थी 9 साल पहले। बारिन को बचपन से ही चीजें लेने का शौक था। कभी उसने मामा की पेन ले ली, कभी अपनी दोस्त की दूरबीन ले ली, तो किसी का कफलिंक ले लिया। और इन सारी चीजों में समानता सिर्फ इतनी ही थी, वो किसी और की थी और इसके पास रखी हुई थी। इन चीजों की कभी उसको जरूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन ये सामने जो कौन मिस्टर चैटर्जी है, इसकी घड़ी जब ली थी, कब ली थी याद नहीं, 9 साल पहले। इसने उससे पहले 12 से 25 साल के बीच में बारिन ने कम से कम 50 चीजें उड़ाई थी। कभी किसी को इस पर शक नहीं हुआ, कभी पकड़ा नहीं गया। वो घड़ी जो इसने सामने वाले बंदे की ली थी, उसके बाद से तो इसने कुछ नहीं लिया। डॉक्टर मित्र से अपने मिला था, उसने बताया था, क्या बताया था कि इसे कोई बीमारी है, वो चोर नहीं है। बारिन को कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी बताई थी? एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि बाकी चीजों के साथ घड़ी के मामले में जो डिफरेंस था कि बारिन को घड़ी बहुत पसंद थी। स्विस वॉच थी, कितना सुंदर डायल था और उसका अलार्म इतना मधुर था। बाकी चीजों को तो कभी छूता नहीं था, लेकिन ये घड़ी हमेशा इसके साथ होती थी। आज भी तो इसके छोटे से बैग में थैला जो ऊपर रखा हुआ है, उसी में है घड़ी। कि अचानक से उस घड़ी के अलार्म बजने लगे। बारिन का कांटों खून सूख गया। वो वहां से हिल नहीं सकता था। उसने तिरछी निगाहों से देखने की कोशिश करी कि सामने वाला बंदा क्या वो सो चुका है। तभी सामने वाला बंदा उठा और उसने बारिन से कहा, देखिए सामने जो गिलास रखी है उसके टकराने से आवाज हो रही है, गिलास को हटा दे वहां से। बारिन ने ग्लास वहां से हटाई, उसकी जान में जान आई। हाँ, ट्रेन में तो सफर कर रहा था 9 साल पहले। बारिन उस समय पटना जा रहा था अपनी कजन सिस्टर की शादी के लिए, और ये आदमी ये तो दिल्ली जा रहा था। बड़ी अजीब सी आदत थी इसकी, एक तो काली चाय और दूसरी हर स्टेशन पे उतरता था, कुछ ना कुछ सामान लेके आता था। बारिन को भी बहुत कुछ खाने के लिए दिया था। कुछ देर बाद बारिन देख रहा है कि वो आदमी उठ रहा है और फिर आने वाले स्टेशन में नीचे उतरे, कुछ सामान लेके आया, उसने बारिन को भी दिया। पटना पहुंचने से जस्ट पहले वो ट्रेन रुक गई थी।
और यह आदमी नीचे उतरा था, बाहर देखने के लिए गया था कि क्या हुआ है। पता चला कि सामने से कोई बूढ़ा रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, वो कट गया था। उसी 15-20 सेकंड के अंदर बारिन ने उसके थैले से घड़ी निकाल के 9 साल पहले अपने थैले में रख लिया था। इतना सोच रहा था वो कि इस एसी वाले कंपार्टमेंट में मुझे पसीना आने लगे। सामने वाले बंदे ने इससे पूछा, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। बारिन बिल्कुल इसको इग्नोर करना चाह रहा था। मुझे लगता है मैंने आपको अखबार में देखा है, क्या आप गायक हैं? बारिन को लगा कि यदि उसे बता दे कि वो गायक है तो शायद वो आदमी समझ जाए कि गायक हो के घड़ी तो नहीं चुरा सकता। जी हां, मैं गायक हूं, बारिन नाथ भौमिक। बारिन भौमिक, अरे महाशय कितना अच्छा गाते हैं आप, मेरी पत्नी तो आपकी फैन है, रोज सुनती है आपको। कहां जा रहे हैं? दिल्ली? अच्छा, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। और इस तरह बात करते करते थोड़ा सा मामला शांत हुआ। बारिक अभी भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बोले नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई बात, कोई इंसिडेंट उसे याद आ जाए। बारिक फिर से लेट गया। डिनर का समय हुआ। वो आदमी उठा, नीचे उतरा। उसने बारिन से पूछा, अच्छा कितना समय हो रहा है, क्या ट्रेन राइट टाइम जा रही है? बारिन ने अपनी घड़ी में देख के बोला, हाँ ट्रेन राइट टाइम जा रही है। उसने पूछा, कौन सी घड़ी है आपकी? उसने कहा HMT। अरे वाह, सही समय देती है? उसने कहा हाँ। उस आदमी ने कहा, देखिए मैं घड़ी के मामले में इतना अनलकी हूं, आज सवेरे मैं घर में था, मेरी घड़ी रखी हुई थी बिस्तर पे, और किसी ने चादर को हटाया, घड़ी नीचे फूट गई। और तो और मैं बताऊं बारिन बाबू, 9 साल पहले मैं इसी तरह ट्रेन में सफर कर रहा था। एक बंगाली आदमी भी मेरे साथ था, बिल्कुल आपके जैसा था, लेकिन आपसे दुबला था, चश्मा नहीं पहनता था और उसकी मूछें थी। पता है उसने क्या किया? उसने मेरा घड़ी मुझसे चुरा लिया। बारिन को लगा कि यदि वो जवाब नहीं देगा, नहीं बोलेगा कुछ, तो सही नहीं होगा। बारिन ने पूछा आवाज बदलते हुए, तो आपने कुछ किया नहीं? हाँ हाँ, क्या करता, मैं तब से उस आदमी की तलाश कर रहा हूं। यदि एक बार वो मिल जाए मुझे तो मैं उसे ऐसा मजा चखाऊं, फिर उसे पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा बॉक्सर हूं। पुलक चैटर्जी। बारिन को याद आ गया, हाँ ये पुलक चैटर्जी है, जो बहुत बड़ा बॉक्सर, इसने बताया था मुझे। पुलक चैटर्जी ने बारिन से पूछा, आप दिल्ली जा रहे हैं, आप बताएं, वहां मैं एक नीतेश भौमिक को जानता हूं, क्या आपके परिचित है वो? नीतेश भौमिक बारिन का कजन ब्रदर था, लेकिन बारिन ने कह दिया, नहीं मैं उसे नहीं जानता। और बारिन अपने अंदर हो रहे हलचल को महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा जैसे उसे फीवर हो रहा है। वो चादर तान के, कंबल ओढ़ के सो गया वहां पे। पुलक चैटर्जी को पता चल गया कि बीमार है। उसने कहा, मैं आपको एक मेडिसिन देता हूं, आप इस मेडिसिन को खा लेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बर्थ पे लेटा लेटा बारिन यही सोच रहा था। अब मौका मिलते ही घड़ी वो पुलक चैटर्जी को लौटा देगा। रात कितने अच्छे से कटी थी, सवेरे दिल्ली आने वाला था। उस दवा ने तो कमाल कर दिया था, बिल्कुल अच्छा हो गया था ये बारिन। और सवेरे होने से जस्ट पहले वो चैटर्जी फिर अपने बर्थ से उतरा, बाहर की तरफ गया। यही मौका था बारिन के पास। उसने घड़ी अपने बैग से निकाली और पुलक चैटर्जी के बैग में डालने वाला था कि चैटर्जी आ गया। बारिन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जैसे ही मिस्टर चैटर्जी आके सामने के बर्थ पर बैठे, बारिन ने अपना हाथ उनके सामने दिखाया और कहा, इस घड़ी को देख रहे हैं, ये आप ही की घड़ी है, और मैं ही वो आदमी हूं जिसने ये घड़ी आपसे 9 साल पहले चुराई थी। मिस्टर चैटर्जी कुछ बोल नहीं रहे। बारिन ने कहा, देखिए मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं एक बीमारी से ग्रसित हूं।
और पिछले 9 साल में ये आपकी घड़ी जो थी, ये अंतिम चीज थी जो मैंने चुराई। उसके बाद से मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। और ये कह के उसने घड़ी को दे दी। कितने हल्के मन से बारेन स्टेशन, दिल्ली स्टेशन में उतरा था। होटल जाके फ्रेश होके सबसे पहले उसने अपने कजन ब्रदर नीतीश को फोन किया। पुलिस ने बताया था कि नीतीश भौमिक उसका क्लासमेट था। बारिन ने फोन लगाते ही कहा, नीतीश दा, मैं बारिन। अरे बारिन, तू आ गया कोलकाता से? हम शाम को आएगा तुम्हारा प्रोग्राम देखने के लिए। अच्छा नीतीश दा, एक बात बताओ, आपके बैच में कोई पुलुक चैटर्जी करके बंदा था? पुलुक? हाँ हाँ, बॉक्सर ना? अरे उसे तो अजीब तरह की बीमारी थी। बीमारी? हाँ हाँ, वो तो किसी का सामान गायब कर देता था। क्लासमेट का सामान गायब कर देता था। मेरा एक बार उसने रैकेट गायब कर दिया था। वो बीमारी होती है ना, क्लेप्टोमेनिया, उस बीमारी से ग्रसित था वो पुलक चैटर्जी। फोन रखते ही बारिन ने जाकर सबसे पहले अपना बैग खोला। बारिन का सिगरेट केस गायब था, पेन सेट गायब था और बारिन का बटुआ भी गायब था वहां से। क्या नाम बताया नीतीश दा ने? क्लेप्टोमेनिया। हाँ हाँ, मेरे मित्र ने भी मुझे यही बीमारी बताई थी। अब शायद बारिन भौमिक क्लेप्टोमेनिया को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू। तो ये पहली कहानी आपको सुनाई मैंने। देखिए, कहानीकार होने के नाते मैंने जो बात करी थी, सूत्रधार बनने के पीछे की कहानी। मैं कोई कहानीकार हूं। देखिए, कहानीकार होना ये शायद ही किसी को पता होगा कि कहानीकार है। और ये आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में रहते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि कैसे मैं कहानीकार। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ लोगों का बहुत हाथ रहा है। मेरे पिताजी, वो उनसे आप कोई भी कहानी सुन लें, वो 20 बार यदि कहानी सुनाएंगे तो उस कहानी में फुल स्टॉप, कॉमा तक भी चेंज नहीं होता। मेरी बुआ, कितने वर्षों तक वही कहानी उन लोग के साथ चलती रहती है। मैंने बचपन में बहुत सारा समय मैंने अपने गांव में बिताया। मैं बिहार का रहने वाला हूं। जिस प्रांत में मैं रहता हूं उसे मिथिला कहते हैं। मिथिला वो जगह है जहां पे सीता जी का जन्म हुआ था। और हम जो भाषा बोलते हैं वो मैथिली है, इसलिए सीता जी का भी एक नाम मैथिली है। एक दूसरे शख्स जो मुझे लगता है मुझे एक स्टोरी टेलर बनाने में जिनका हाथ रहा है, वो है हमारे मामा जी। उन्होंने वारंगल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। और अभी भी कुछ साल पहले तक मैं गांव में देखता था, कुछ साल मैंने 10-15 साल पहले तक ननिहाल में, कि अपने कॉलेज के दिनों के फिल्म फेयर अभी भी रखे रहते थे। और मेरे पिताजी की एक और खास आदत है कि वो हमेशा, जब भी आप उनके साथ फिल्म देखोगे, फिल्मों के बहुत शौकीन है। हर तरह की फिल्में, हम छोटे थे बहुत फिल्म दिखाते थे। फिल्मों के दौरान वो कहानी के पीछे की कहानी बताते थे। ये देखो, ये जो है ये नरगिस दत्त का भाई है। ये आदमी जो इंस्पेक्टर बना है, ये अनीता राज का फादर है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जितनी बार इसने एक इंस्पेक्टर का रोल किया है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस जो है इसने शेप किया है मुझे एक स्टोरी टेलर बनने में। आश्रम के अंदर ही पहली बार मुझे आभास हुआ, लोगों ने पसंद किया और इस तरह मैं स्टोरी टेलर बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरी कहानी जो आपको सुनाने वाला हूं, ये एक्चुअली मेरी भाषा में लिखा गया था, मैथिली में। और इस कहानी को बहुत लोगों ने पसंद किया। तो ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। ये है उस आखिरी सिक्के की कहानी जो अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बता रहा है। मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हूं वो आखिरी सिक्का। आज 29 तारीख है महीने की। आज मैं अकेला हूं। 1 तारीख को मैं 4000 भाई थे मेरे, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है। आज 29 तारीख को मैं अपने मालिक की जेब में टुकड़ टुकड़ देख रहा हूं। मैं आगे जो आपको बताऊंगा, 29 तारीख से 30 तारीख के बीच में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मैंने कितनी कठिनाइयों को सहा, कितना अपमान हुआ मेरा, और आखिरकार मैंने कैसे सब जगह हंसी फैला दी। तो इसकी शुरुआत होती है 29 तारीख की शाम को। मैं अपने मालिक बॉस की जेब में उनके दफ्तर में था। दफ्तर से निकलते ही बॉस को लगा, मालिक को लगा कि वो रिक्शा कर ले। फिर उन्होंने जेब में हाथ
डाल के देखा तो मैं अकेला 1 रुपया बचा हुआ था। रिक्शे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया उन्होंने। रास्ते में आगे बढ़ के उनको चाय पीने की इच्छा हुई, उन्होंने चाय के लिए चाय वाले को चाय बनाने का बता भी दिया। फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया, वहां से उठ के चल दिए। चाय वाले ने पीछे से आवाज भी दी, मालिक चाय लेंगे क्या? घर पहुंचे थके हारे। उस शाम को तो मेरी जान बच गई। रात को मालिक के पॉकेट में लटका हुआ, मैं खूंटी पे टंगा हुआ कितने आराम से सो रहा था कि अचानक सुबह मालिक की आवाज से मेरी नींद खुली। वो बोले जा रहे नींद में, 1 रुपया, अंतिम सिक्का, रिक्शा, चाय। मालकिन भी दौड़ी चली आई। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो गया। मालिक ने कहा, मैं सपना देख रहा था। मैं सपना देख रहा था कि मैं चाय पीने के लिए गया और मेरे जेब में सिर्फ 1 सिक्का था और उस चाय वाले ने मेरी कितनी बेइज्जती करी। मालकिन ने अपना सर पीट लिया। अरे 1 रुपये का भी कोई सपना देखता है? यदि सपना ही देखना है तो 1000 की देखे, लाख की देखे। मुझे कितना दुख हुआ था कि 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं। एक किराने की पत्नी होने के बावजूद भी वो कैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं कर सकती। खैर 8 बजे मालकिन को चूल्हा जलाने के लिए माचिस की जरूरत हुई। माचिस लेके आई। वो देख रही उसमें कोई तीली नहीं है। वो मालिक के पास आई। उन्होंने मालिक से कहा कि आप मुझे 1 रुपया दे दीजिए, मैं बाहर से माचिस ले आती हूँ। मालिक ने कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ पड़ोसी से जाकर ले आओ। मालकिन ने साफ मना कर दिया, मैं पड़ोसी से लेने नहीं जाऊंगी। पिछली बार उसे आटा लेके आई थी, अभी तक मैंने आटा लौटाया नहीं। अरे रे रे रे, मालिक और मालकिन में क्या बातों की लड़ाई हुई। मेरा तो सर चकरा गया। मालिक उधर मुझे निकालने के लिए पैंट की तरफ बढ़े। मालकिन के आंखों में आंसू आ गए। मैं हूं तो वैसे रुपया, लेकिन मेरा दिल जो है ना बहुत कोमल है। मैं किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मालकिन ने अपने आंसू पोंछने शुरू किए कि माचिस की डिब्बी उनके हाथ से नीचे गिर गई और उसमें से 2 तीली बाहर आ गई। मालकिन के चेहरे पे हंसी। उन्होंने मालिक की तरफ देख के कहा, रहने दीजिए, मुझे वो 1 रुपया नहीं चाहिए, तीली मिल गई है मुझे। इस तरह मेरी जान फिर बच गई। 10 बजे मालिक की बेटी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर मालिक के पास आ गई। मालिक जानते हो क्यों आई है? मुझे भी कुछ कुछ एहसास है। मालिक ने उससे कहा, क्या तुम रोज रोज पैसे मांगने चली आती हो कि 1 रुपया दे दीजिए, बाजार में चीज खाओगे? अरे बाजार में इतनी गंदी चीजें रहती है, बाजार की चीजें खाओगे तकलीफ हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, मक्खियां भिनकती रहती है उसमें। देख रहे हो बाहर की चीजें खाते आजकल कितना कोरोना फैल रहा है। जो अब मम्मा ने जो टिफिन दिया है उसी को ले जाओ। बेचारी मायूस होके स्कूल के लिए चल दी। मेरा तो मन किया कि मालिक की जेब से निकल के मैं फुदकता हुआ उसके बैग में चला जाऊं, लेकिन मैं क्या करता। मालिक उसके बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। मालिक का ऑफिस जो है, मैं बताऊं, पूरे पटने में सबसे निराला, और उसमें भी सबसे निराले हैं पांडे जी। 30 तारीख को उनकी जेब में 1 नया पैसा नहीं होता, लेकिन शौकीन आदमी हैं। उसी दिन को समोसा खाना है, चाय पीनी है, पान खाना है। 30 तारीख को दोपहर में आके उन्होंने जबरदस्ती मालिक की जेब में हाथ डाला। मालिक ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा, देखो बदतमीजी करोगे तो मैं सेक्रेटरी को कंप्लेन कर दूंगा। ऑफिस के लोगों ने समझा कि इनकी जेब में बहुत माल है, बहुत पैसा है। वो तो अंदर बैठा बैठा मैं ही मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं तो अकेला था। ऑफिस खत्म होने के बाद जैसा दोस्तों में होता है, हम बाहर आ रहे थे, पांडे जी फिर आए और जबरदस्ती मालिक की जेब में हाथ डाल के मुझे निकाल लिया। और मुझे देखकर जो उन्होंने अट्ठास लगाया, जो मेरी हंसी उड़ाई, इतना अपमानित तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने मुझे लेकर जमीन पे पटक दिया। कितना दुख पहुंचा था, कितना शरीर में चोट लगा था मुझे। मालिक ने मुझे उठाया, जेब में रखा और हम घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचते ही हम देख रहे कि मालकिन बाहर खड़ी है, वो बिटिया भी बाहर है और एक गुब्बारा वाला खड़ा है और सब आपस में बात कर रहे हैं। बिटिया की आंखों से आंसू आ रहे हैं।
मालिक ने जाके पूछा तो पता चला कि बिटिया बाहर आई थी। उसने गुब्बारा देखा, गुब्बारे को टच किया, गुब्बारा फूट गया। अब गुब्बारा वाला जो है मालकिन से कह रहा पैसा देने के लिए। मालकिन कह रही वो बच्ची थी, तुमने रोका क्यों नहीं उसे? मालिक ने जाके मालकिन को समझाया, बेटी की तरफ देखा, उसके आंसू को देखे और गुब्बारे वाले की तरफ मुड़ के पूछा उन्होंने, क्यों भाई कितने पैसे हुए? उसने कहा 1 रुपया। मालिक मुझे अपनी जेब से निकालने लगे। जेब से निकालते निकालते उन्होंने गुब्बारे वाले के हाथ पे मुझे रख दिया। गुब्बारे वाले के मन में पता नहीं क्या आया, उसने एक गुब्बारा लेके बिटिया को दे दिया। हम बिटिया के चेहरे पे हंसी आ गई। अब मेरा जो है मकान चेंज होने वाला है। जब आप कोई घर चेंज करते हो तो आस पड़ोस के लोग भी छूट जाते हैं। अब मुझे पुराने मालिक मलकान नहीं मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे। अब मैं गुब्बारे वाले के साथ रहूंगा। दुखी हूं, लेकिन जब मैं उस बिटिया को हंसते हुए देखता हूं गुब्बारे के साथ, तो बहुत सुकून के साथ मैं अब घर चेंज करने जा रहा हूं। थैंक यू भाई लोग। ये दूसरी कहानी थी, आखिरी सिक्का। ये मैथिली में लिखी हुई कहानी थी और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि आप सोचो जरा, उसकी भी अपनी जर्नी होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा है। वो बंदा कौन है? वो एसएमएस है, जो एसएमएस हम लोगों को भेजते हैं, उस एसएमएस की इंटरव्यू चल रही है। उससे पूछा जा रहा है और वो कहता है कि यार कल मुझे किसी के घर भेज दिया था रात के 2 बजे। मैं उसके घर पे पहुंचा, वो इतने गुस्से में आ गई, उसने तुरंत मुझे डिलीट कर दिया। तो इसका पर्सोनिफिकेशन एक सिक्के का, एक मैसेज का, अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा सा मैंने किसी को कहते सुना था जब उसने अर्थी के बारे में बात करी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरी लाइफ में भाषाओं का बहुत योगदान रहा है, अलग अलग प्रांतों में रहने की वजह से। और कम्युनिकेशन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत एक्साइट करता है मुझे। मैं अभी आपको जो सुनाने वाला हूं ये व्यक्तिगत अनुभवों पे आधारित है। करीब 30-35 साल पहले मैंने अपने गांव में ये कविता पहली बार सुनी थी। हमारे यहां पहले ऐसा होता था कि जब यंग लड़के होते थे उनकी शादी कर दी जाती थी यदि बाहर काम करने के लिए जाते थे। वैसा एक लड़का है जिसकी शादी कर दी गई है, वो बाहर निकला है काम करने के लिए। मुश्किल बात यह है कि उसके साथ उसकी पत्नी को नहीं भेजा गया है। तो जब वो शहर में थोड़ी देर काम करता है तो वहां से उसने अपने फादर को एक लेटर लिखा है। तो ये कविता के रूप में है। ये जैसे मैंने बताया ये भी मैथिली में था, इसको भी मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है और ये बहुत दिनों से हमारे साथ चल रहा है। तो अपने अनपढ़ फादर को ये लेटर लिख रहा है और ट्रांसलेट किया मैंने, आप समझ जाएंगे। तो इसका नाम है, इस कविता का शीर्षक है अर्थ का अनर्थ। सेकंड फेल बाप को बेटे ने लिखी चौथी पास, चिट्ठी को तुम टेलीग्राम समझना, बात है बहुत खास। बात है बहुत खास, पत्र को ध्यान से पढ़ना और जो सब है फरमाइश फटाफट पूरा करना। कलकत्ता में काम करता हूं, धर्मतल्ला है डेरा, आने जाने में लग जाता है 2 घंटे का फेरा। 2 घंटे का फेरा, उस पर ड्यूटी घंटा 8। जाड़े की रात काटता हूं बापू, पकड़ के सूखी खाट। आगे क्या मैं लिखूं बापू, निकल पड़ेंगे आंसू, फपक फपक के रो पड़ोगे, कहानी है इतनी धांसू। जाड़े की रात कठिने काटनी, होती बहुत तकलीफ, कितना भी ध्यान हटाऊं तो लगता फैमिली ही देगी रिलीफ। फैमिली देगी रिलीफ, ओ बापू नैया पार लगाओ, इसी जाड़े में किसी के साथ फैमिली को भिजवाओ। चिट्ठी पढ़ते बुढ़े ने ठोका अपना माथा, क्या बेवकूफ है, क्या लिख दिया मुझे समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता अर्थ में क्या लगाऊं, बिना समझे फैमिली मतलब क्या भिजवाऊं। इसी सोच में बुढ़ा बीमार पड़ गया, एक ही सांस में 41 बार चिट्ठी को पढ़ गया। चिट्ठी पढ़कर उसने ठोका अपना सर, क्योंकि फैमिली का अर्थ नहीं आया था उस पर। हर जगह कोई ना कोई विद्वान आदमी होते, उस गांव में भी विद्वान आदमी थे। मुखिया जी विद्वान कहलाते, डिग्री चौथा फेल, और दावा है कि वही पढ़ाकू पूरा गांव बकलेल। चिट्ठी पढ़वाने आया हूं मुखिया जी आपके पास, चिट्ठी पढ़ अर्थ लगाएं, लगी हुई है बहुत आस। चिट्ठी पढ़ मुखिया जी ने मुद्रा गंभीर बनाया और फैमिली का अर्थ ना जानते हुए अनुमान लगाया।
जाड़े की रात कठिन है काटनी, होती बहुत तकलीफ। यानी कि फैमिली का अर्थ है कंबल, जो देगा बेटे को रिलीफ। बेटा कंबल मांग रहा है, झट से बोला मुखिया, भेज दो कल ही कलकत्ता जा रहा है सुखिया। फैमिली मतलब कंबल सुनकर बुढ़ा हुआ हैरान, क्या बेवकूफ है, क्या लिख दिया, क्या मुझे परेशान। अपने पुत्र को पत्र लिखा उसने होकर के लाचार, फट गई है फैमिली तेरी, हो गई है बेकार, हो गई है बेकार। नृपेन जो छोटा भाई है, हो गई है बेकार। नृपेन जुल्म करता है, सवेरे लेके जाता है फैमिली को, देर रात को लौटाता है। गेस्ट रिलेटिव सब तेरा नाम जापते हैं, तेरी फैमिली से जाड़े की रात काटते हैं। कल रात तेरी फैमिली से मेरा हुआ उपकार, अपनी फैमिली को छोड़ तेरी फैमिली से काटी रात। ऐसे परिस्थिति में कैसे फैमिली को भिजवाऊं, होती बहुत तकलीफ, बुढ़ापे में ना दे पाऊं। दूसरी फैमिली लेके तू भी रात काट ले, बूढ़े बाप का ध्यान रखकर बात मान ले। थैंक यू। ये कल्चर फैमिली का जो है, ये मैंने बहुत पहले अपने गांव में सुनी हुई थी। तो हमारे यहाँ कल्चर होता है, हमारे यहाँ लोग वाइफ नहीं बोलते हैं। यदि आप जो लोग बाहर काम करते रहते हैं जनरली, वो लोग वाइफ का फोन है, तो मेरी फैमिली ने फोन किया, फैमिली का फोन आया, फैमिली बुला रही है। और ये करीब 35 साल पहले मैंने सुना था। और कहानी को तो मैं बता रहा हूँ, कहानीकार के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारे इंसिडेंट रहते हैं, और उन्हीं का ताना बाना बुन के वो एक कहानीकार बनता है। तो अगली कहानी जो है, ये अभी देखिए लॉकडाउन का जो गुरुदेव भी कहते हैं, हम लोग सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव से जुड़े हैं, हर जगह पॉजिटिव चीज देखने वाली बात। लॉकडाउन को जो बेनिफिट ये रहा है कि ऐसी ऐसी विधाओं के बारे में मुझे पता चल पाया, मैं अपने आप को सक्षम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन कैसे स्टोरी टेलिंग कही जाती है, और ये सारे मौके मिल रहे हैं। और जो जिस बात का दुख होता था कि फिजिकली आप वहां पे नहीं हो, तो कहानी सुनाने नहीं जा पा रहे हो, तो अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, मैथिली में, मैथिली कहानी मैंने एक नॉन मैथिली ऑडियंस के लिए भी सुनाई, फिर मैथिली ऑडियंस के लिए सुनाई। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं सुनाने जा रहा हूं। तो अभी उसी दौरान मैंने कहानी पढ़ी थी। ये कहानी है शहादत मंटू की। तो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। आज सवेरे 7 बजे उठने के बाद से ही कासिम के मन में पता नहीं कौन सा ये विचार आ रहा है। उसका मन कह रहा है कि किसी को आज वो उल्लू का पट्टा बोले। उसे ये याद नहीं आ रहा है कि ये विचार कहां पे आए, जब वो कमरे में था, या वॉक कर रहा था, या फिर जब बाथरूम में पहुंचा। और ये भी कोई विचार है, किसी को उल्लू का पट्टा कहना है। उसे जब वो मिरर के सामने खड़े होकर ब्रश कर रहा है, तो उसे लग रहा है उसका मन जो है उसके सामने खड़ा है, और वो उससे कह रहा है आज तुझे किसी को बोलना है उल्लू का पट्टा। क्यों बोले उल्लू का पट्टा? कितना खुश है कासिम, रात में अच्छी नींद आई, मौसम इतना अच्छा है, स्वस्थ है, 2 नौकर है घर में, कितना अच्छा काम करते हैं, एक प्यारी बीवी है जो सेवा करती है। कोई कारण तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कासिम ने इससे पहले कभी अपने जीवन में 28 साल के जीवन में किसी को उल्लू का पट्टा ना बोला। और इससे बड़ी बड़ी चीजें बोली कॉलेज के दिनों में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये पहले से विचार उसके मन में आगे उसे बोलना है। उस मौके पे आए, उसने कह दिया। इतनी देर तक ब्रश करता रहा कि उसके मसूड़े फूल गए। उसने सोचा कि रूम में जाके मसूड़ों को ध्यान दूंगा, ध्यान भटेगा, ये पागल भी मेरे मन से हटेगा। रूम में बैठा हुआ था कि देखता है कि सामने गेट पे उसका हुक्का टंगा हुआ है। अभी तो मैं इधर से ही आया हूं, और यदि इस हुक्के में मेरा पैर लग जाता, हुक्का नीचे गिर जाता, फिर क्या होता? उसके अंदर जो आग है वो नीचे गिर के कालीन पे फैल जाती, आग लग सकती थी। उसके मन ने कहा बोल दे, नौकर को बुला, उसको बोल दे उल्लू का पट्टा। नहीं नहीं, अरे भाई जब मैं हुक्का गेट के पास पीता हूं तो गेट के पास ही तो रखेगा हुक्का। हुक्का पीने, कुछ देर हुक्का पीने के बाद फ्रेश होके नाश्ता करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पे गया। बीवी ने क्या फर्स्ट क्लास चाय बनाई थी, क्या सौंधी खुशबू आ रही थी। और जैसे उसने चाय का जायका लिया, क्या कलर, चीनी, दूध, सबका मिश्रण बहुत ही अच्छा। बीवी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा आज तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है।
बीवी खुश हो गई पति के मुंह से तारीफ सुन के। लेकिन बीवियां तो बीवियां होती हैं, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, अरे आज तो बड़े इत्तेफाक से आपको अच्छी चाय मिल गई, नहीं तो मुझे कोई चाय बनाने थोड़ी आती है, मैं तो रोज आपको नीम घोल के पिलाती हूँ। चाय तो बनाती हैं वो आपके ऑफिस की लड़कियां या होटल की लड़कियां। कासिम का मन किया ये कप जो उसके हाथ में है वो टेबल पर उलट दे, और आंगन में जो नीम रखी है ना, जो कल वो लाया था अपने बेटे के घाव को साफ करने के लिए, वो ले आए और घोल के पी ले। मन ने कहा उससे, बोल दे बीबी को ही बोल दे उल्लू की पट्टी, कितना परेशान किया उसने तुझे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल दो उल्लू की पट्टी पत्नी को, कितना ध्यान रखती है, कभी कभी ऐसी बातें बोल देती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वो अपनी पत्नी की तरफ घूम के बोला, देखो आज ना तुम ऐसा करना कि मेरा खाना जो है 2 बजे तक भेजना, तुम्हारे पास इतना काम होता है और तुम ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती हो, मैं शाम को तुम्हारे लिए 2 दर्जन नारंगी लेके आऊंगा। पत्नी खुश हो गई, बोले आप तो मेरा ना यूं ही इतना ख्याल रखते हैं, कितनी अच्छी भली तो हूं, और मैं तो खाती भी रहती हूँ। और देखिए जब ऑफिस जाएंगे तो मैं आपके जेब में 10 बादाम दूंगी, मेरी कसम। आप ऑफिस में खाएंगे नहीं, आप वो बादाम जो है खुद खाएंगे, दूसरों को नहीं देंगे। खुश होकर कासिम अपने कमरे में चला गया, कपड़ा चेंज करने लगा ऑफिस के लिए। तभी उसकी नजर आलमीरे के पास में पड़ी हुई बच्चे के कोमोड पे गई। बताइए आदमी इतना अच्छा नाश्ता करके आया, चाय पी है, नाश्ता किया है, टोस्ट खाया, अंडा खाया, और सामने उसे कोमोड दिख रहा है। बिल्कुल उसका जायका ही बिगड़ गया। उसके मन ने कहा, बिल्कुल सही सोच रहा है तू, जायका बिगाड़ दिया नौकर ने, बुला उसे और जोर से बोल दे उसे उल्लू का पट्टा। कासिम भी तैश में आ गया, उसने जोर से आवाज लगाई, अली बख्श। पत्नी की आवाज आई, अली बख्श बाजार गया है, मैं आती हूं। इसके मन ने कहा, यह तो और भी बहुत अच्छी बात है, अली बख्श है नहीं, अपनी बीवी के सामने अली बख्श को उल्लू का पट्टा बोल दे, काम का काम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे में कैसे किसी को उल्लू का पट्टा कर दूं जब बंदा सामने है ही नहीं। जो बंदा है ही नहीं तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं, नहीं सामने वो बंदा तो उसको बोला जाए, ऐसे बोलने का कोई मजा नहीं आता। इतना सुनहरा मौका था इसके पास, कासिम ने वो भी गवा दिया। खैर तैयार होके फिर वो ऑफिस के लिए निकला, पत्नी से विदा लेता हुआ गार्डन गया। गार्डन से बाहर निकलता हुआ गलियों से होता हुआ सड़क पे जैसे ही पहुंचा, उसका मन फिर से उसके पीछे पड़ गया। अब तो तुझे किसी को उल्लू का पट्टा कहना ही है। वो देखो आदमी जो रोड पे आ रहा है ना, पैदल टहलता हुआ आ रहा है, जैसे बाग में सैर कर रहा है, बोल दे उसे उल्लू का पट्टा। अच्छा सुन, वो जो पत्नी को लेके उसकी साड़ी जो है साइकिल में फंस रही है, उस गधे को ध्यान नहीं तो वो आदमी जो है वो देखो पैदल चलने वाले रास्ते में मोटरसाइकिल लेके घुस रहा है, उसको तो तू बोल ही दी उल्लू का पट्टा। और कासिम जो है अपने मन को रोके जा रहा है। उसका मन कहता है ऐसा कर, तू बाएं से दाहिनी तरफ देख, तुझे कहीं ना कहीं कोई आदमी सड़क किनारे पेशाब करता हुआ दिख जाएगा। और जैसे कासिम ने बाएं से दाहिनी तरफ देखा, उस रोड के साइड में दीवार के पास एक आदमी पेशाब करता हुआ नजर आ गया। और उस दीवार पे लिखा था, गधे के बच्चे यहां पेशाब करना मना है। उस आदमी को देखते ही कासिम की तो बाछें खिल गई। अब वो सुनहरा मौका उसके पास आ गया, ये आदमी बिल्कुल क्वालिफाई करता है। अभी मैं जाऊंगा और इसके कान में जाकर जोर से बोलूंगा उल्लू का पट्टा। और मगन होके रोड क्रॉस करता हुआ कासिम उस तरफ जाने लगा। इतना मगन हो गया था कि सामने से आ रही कार उसे नहीं दिखी। उस कार ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाया, ऑलमोस्ट कासिम को टक्कर मारने ही वाला था। कासिम भी बिल्कुल हिल गया और देखने लगा कार की तरफ, और कार के शीशे खुले, उसमें से एक आदमी का चेहरा बाहर निकला। कासिम की तरफ उसने देखा और जोर से कहा कासिम को देखते ही, उल्लू का पट्टा। कासिम बिल्कुल सन्न रह गया। ये तो उसको किसी को कहना था, ये गाली तो कासिम को किसी को देना था, लेकिन उसे ही सुनना पड़ा। उसे लग रहा है कि उसका मन जो है
वो अंदर से हंस रहा है, कासिम की तरफ देख रहा है और देखते देखते कह रहा है, उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा। ये थी सादत मंटो की लिखी कहानी उल्लू का पट्टा आप सबों के लिए। मैं बैंगलोर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूं और मैं कभी 4 साल रहा उससे जुड़ा हुआ, काफी कहानियां कही मैंने। उसमें एक थीम मिलता था, उस थीम के बेसिस पर हम लोग तैयारी करके जाते थे। उसमें बहुत रिसर्च वर्क करना होता था, मैं करता था, क्योंकि मेरे लिए वो प्रोसेस जो होता है जब मैं कहानी की तैयारी करता हूं, वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेस होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है। जैसे नाटक हम करते हैं, जो रिहर्सल वाला टाइम होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सीखने की सारी कोशिश, मेहनत वहीं रहती है। आप उसको स्टेज पे जाके सब इस्तेमाल करते हो। तो लर्निंग प्रोसेस, जर्नी इज ब्यूटीफुल, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन दैट मैटर्स, इट इज द जर्नी, इट हैज टू बी ब्यूटीफुल। तो मैंने एक कहानी पर रिसर्च करी थी और उसमें मैंने एक पोयम सुनाया था। वो छोटा सा पोयम है, वो आपको सुनाता हूं, उसके बाद एक कहानी लेके आऊंगा। पोयम जो है वो, जब अन्ना हजारे का एजिटेशन हुआ था, मैं उस समय दिल्ली में ही था और मैं भी गया था रामलीला मैदान में, अपनी बड़ी बेटी खुशी को लेके गया था वहां पे, और बहुत ही अलग माहौल था वहां पे। मुझे लगता है बहुत सारे बदलाव आए, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गए। उसी दौर में, उसी बदलाव के तहत ही मोदी जी भी आगे आए, प्रधानमंत्री बन गए। तो सुनिए जोगी जी की लिखी हुई एक कविता है, मोदी ने बना ली सरकार रसिया। 2 मिनट समय दीजिए, सुनाता हूं आपको। ये अन्ना हजारे के बेस्ड शुरुआत है। सोच रहे हैं अन्ना, सूख के हो गए गन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुश स्मृति ईरानी, रोवे सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी। जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। ये गुजराती भाया ऐसा दांव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। घबराए ओबामा, बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पैंट उतार कर पहना दे पाजामा। रुपया डॉलर पे हो जाए ना सवार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। खड़ी चीन की खटिया, डूब न जाए लुटिया, वो सब तो है चंगू मंगू, मोदी है 6 फुटिया। सुनो बिलावल लल्लू, हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। शेरों के आगे भौ 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 है बेकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। आसाराम कहाएं, इलू इलू गाएं, फेयर लवली छोड़ के बाबा झंडू बाम लगाएं। नारायण धमकाएं, भक्तों को समझाएं, और खुद की तबीयत बिगड़ी तो फिर महिला वैद्य बुलाएं। काढ़ा शिलाजीत का पीते 6 बार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। अब जनता जो है मोदी जी से कह रही है, गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती दैया दैया। हो गए गाल गुलाबी, मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी। एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, नहीं तो जेल जाके लालू जी से ले लो एक उधार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। धन्यवाद। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात न मिर्च मसाला, क्या के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल। अमीर के घर में गरीब का बेटा,
मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, हाय करो क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोरों जैसी, पकड़ ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। और बूढ़े दरोगे ने चश्मे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, बोले क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी आंख न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। जब बच्चे कोई शरारत करते हैं तो माँ बाप के पास जाते हैं, और जब समाज को शरारत करता है तो बुजुर्गों के पास जाता है। आज हम जिस माहौल में गुजर रहे हैं, इस माहौल में हमारे बुजुर्ग भी गुजर चुके हैं, ये सब वो भी भुगत चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने जो कहानी शेयर करने जा रहा हूं वो राजविंदर सिंह बेदी जी की लिखी हुई कहानी, और कहानी का नाम है क्वारंटीन। जैसे हिमालय के पांव तले फैले मैदान में कुहासा को जो है बिल्कुल सबको कवर कर लेता है, इसी तरह प्लेग के खौफ ने अपना कब्जा चारों तरफ कर रखा है। बच्चा बच्चा प्लेग के नाम से डरता है, और जितना लोग प्लेग से नहीं डरते हैं उससे ज्यादा क्वारंटीन से। पता नहीं लोगों के मन में क्वारंटीन को लेके इतना ज्यादा खौफ क्यों है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने जब पोस्टर निकाला तो उन्होंने पोस्टर में साफ लिख दिया, ना प्लेग, ना चूहा, ना क्वारंटीन। और क्वारंटीन के प्रति लोगों का जो मन में डर है वो बिल्कुल वाजिब है। मैं एक डॉक्टर हूं, क्वारंटीन सेंटर में काम करता हूं। क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं है, ऐसी जगह जहां स्वस्थ आदमी को बीमार आदमी से अलग करके रखा जाता है। डॉक्टर नर्स सब होते हैं, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे नहीं पड़ते। मरीजों का हौसला इससे टूट जाता है कि उनके रिश्तेदार वहां नहीं होते। वो कई मरीज तो छोटी छोटी बीमारियों के साथ भी वहां इस ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे वातावरण में रहते हुए एक अलग तरह की वायरस, प्लेग की वायरस नहीं, निगेटिविटी की वायरस से प्राण त्याग देते हैं। और इतने लोगों की मौत होती है कि रीति रिवाज से, किसी नियम का पालन किए बिना एक कुत्ते की लाश की तरह सारी लाश को घसीट के एक जगह इकट्ठा करके पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। और शाम को जब उस धड़कते शोलों को मरीज देखते हैं तो उन्हें लगता है पूरी दुनिया जल रही है। लोगों के मन में इतना डर बैठ गया है कि डॉक्टरों के पास नहीं आते, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त हिदायत है, यदि कोई बीमार आदमी आए तो उसे क्वारंटाइन सेंटर में भेज देना। किसी के घर से जब आपको रोने चिल्लाने की आवाज आएगी तब आपको पता चलेगा वहां बंदा कोई प्लेग से मर गया है। मैं खुद भी बहुत दहशत में रहता हूं। मैं जब भी क्वारंटीन से वापस आता हूं, अपने हाथ को मैं कितनी देर तक धोता हूं, कॉफी पीता हूं, ब्रांडी पीता हूं, कई बार उल्टी करने वाली दवा खाता हूं। और जब सर चकराने लगता है, जब मेरी धड़कन बढ़ जाती है, तो ये खौफ मुझे आने लगती है कि मेरे गले में अब गिल्टियां बनने वाली है ये, और मेरे मन में आने लगता है प्लेग, क्वारंटीन। भागू वो आदमी एक दिन मेरे पास चलता हुआ आया, उसने आके शाम को मेरे से कहा, बाबूजी क्या आपको पता है अभी एम्बुलेंस आई थी, कम से कम 20-21 लोगों को लेकर गई है। 20-21 लोगों को कहां ले गई बाबूजी? क्वारंटीन ले गई, क्वारंटीन। अब देख रहे हैं उसमें से कोई बचेगा नहीं। भागू वहीं उसी मोहल्ले में रहता है, सवेरे 3 बजे उठता है और शराब पीने के बाद उसका काम होता है कि सभी जगह चूना बिखेरता है जिससे वायरस फैले नहीं। उसने मुझे बताया कि उसका यह भी काम होता है कि जो लावारिस पड़े लाश हैं उनको इकट्ठा करता है,
और जो लोग खौफ से अपने घरों से नहीं निकलते हैं, बाजार में उनके लिए काम भी करता है। जहां लोग एक दूसरे को पूछते तक नहीं, एक दूसरे के पास नहीं जाते, ये गमछा बांध के भागू सबकी सेवा करता रहता है। पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो भी इसकी तजुर्बे हैं लोगों को ज्ञान देता रहता है। एक दिन मैंने देखा एक आदमी को कह रहा था शराब पीने के लिए। शाम को मेरे पास आया तो मैंने पूछा इससे, भागू क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा, बाबूजी किस बात का डर लगेगा? यदि वो जब तक आई नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता, और जब वो आ जाएगी बाबूजी, वो मौत, वो प्लेग, तो आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतनों को आप बचाते हैं, लेकिन मैं बताऊं सब कोई कुछ नहीं कर पाएगा बाबूजी। अब मेरी बात सुनिए बाबूजी, क्वारंटीन में क्या हो रहा है बताइए? वहां मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम सारे डॉक्टर नर्स मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क नजर नहीं आ रहा है। सब लोग डरे हुए हैं, गले सूख रहे हैं, उनके होंठ सूख रहे हैं, और सबके पास तुम्हारी जैसी मानवता नहीं है। भागू, तुम जो इस मानवता के लिए कर रहे हो ना, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। गमछा खोलते हुए हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो गया भागू। बाबूजी मैं तो छोटा सा इंसान हूं, मेरी जिंदगी यदि किसी के काम आ जाए बाबूजी, वो फादर लाबे है ना, वो कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि बीमार आदमियों की मदद करनी चाहिए। उस दिन मुझे भागू से ईर्ष्या हो रही थी। मैं ऐसी सोच क्यों नहीं रख पाता हूं? मैंने सोच लिया कि आज मैं जब क्वारंटीन जाऊंगा तो मैं भी सबकी सेवा बहुत अच्छे से करूंगा, लेकिन सोचने या करने में बहुत फर्क होता है। वहां पहुंचते ही, वहां के वातावरण को देखते हुए सबके चेहरे पे मौत के साए थे। मैं हिम्मत हार रहा था। भागू के आते ही मैं उसके साथ मिलकर हमने बहुत लोगों की सेवा की, बहुत सारे लोग भी ठीक हो रहे थे। वहीं पे चीफ मेडिकल ऑफिसर के कमरे में एक चार्ट टंगा होता था, जहां हर डॉक्टर के सामने लिखा होता था कि उसके कितने मरीज ठीक हो गए हैं। और भागू की मेहनत से, भागू की सेवा से मेरा ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। जो भी मरीज के नजदीक जाना की बात होती थी, मैं भागू को भेजता था, क्योंकि मेरे मन में डर था, मौत का डर था। तो क्या भागू के मन में डर नहीं था? मैं चोरी छिपे जब भी चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूम में जाता, मैं अपना ग्राफ बढ़ता हुआ देखता था और मन खुश हो जाता था। उस दिन मैंने शायद घर पे ब्रांडी ज्यादा पी ली थी। जब क्वारंटाइन सेंटर पे था तो मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि क्वारंटीन को छोड़कर चला जाऊं। उस दिन भागू भी मुझे दिखा नहीं। दोपहर को मैंने किसी आदमी को किसी उससे बात करते हुए देखा। उस आदमी से ये कह रहा है कि भैया भाई, यीशु मसीह का तो शुक्रिया अदा कर, यहां आ गया है, कितना अच्छा हो रहा है तू। लेटे हुए आदमी ने कहा, हाँ भाई, सब ऊपर वाले की मर्जी है, अब सही में मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये कहते कहते उसकी आवाज बंद हो गई, उसकी आंखें पथरा गई, उसका नब्ज थम गया, खून के आंसू रोया था भागू। उसके पास हर आदमी के लिए दुख है, हर आदमी के लिए रोता है, कुटता है। शाम को मेरे पास आया और के बोला, बाबूजी ये क्वारंटीन जो है बाबू, ये दोजख है, नरक है, इसी के बारे में फादर लाबे कहते हैं। हाँ भागू, मैं जानता हूं, मैं भी यहां से निकलना चाहता हूं। अरे बाबूजी, क्वारंटीन में एक बेहोश आदमी को मरा हुआ समझ के लाशों के साथ रख दिया था, उस पर आग लगा दी। जब मैंने उसे छटपटाते हुए देखा तो मैं अंदर घुस के उसे बाहर निकाल के लाया। तो क्या बच गया वो? नहीं बाबूजी, उस नेक इंसान को मैं तड़पते हुए मरते हुए नहीं देख सकता था बाबूजी। मैं वापस उसे वहीं छोड़ आया। उस मरियल सी आंख ने मुझसे, उसने मेरी तरफ से आंखों में आंख मिला के देखा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। प्लेग का तांडव सब जगह फैल रहा था। मौतों की लाइन बढ़ती जा रही थी, मौतों के नंबर बढ़ते जा रहे थे। माताओं की रोने की आवाज, विधवाओं के विलाप, बहनों के चीखने चिल्लाने की आवाज, बच्चों की रोने की आवाज, पूरा शहर जैसे मातम में तब्दील हो रहा था। रात को उल्लू भी नहीं बोलते। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं घर पे ही था। शाम को कॉफी पीने के बाद मैं घर पे ही था कि अचानक से भागू भागता हुआ है, बाबूजी मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है बाबूजी, प्लीज चलिए, उसको बुखार है और लग रहा है जैसे गिल्टियां निकल रही हैं। मैंने गुस्से में आके भागू से कहा,
तुम्हारे कारण उसकी तबीयत खराब हुई है, तुम ही वायरस लेके आए हो। लेकिन बाबूजी सवेरे तो सिर्फ थोड़ा सा बुखार था, 1.5 साल का मेरा बच्चा है जो छाती से दूध पीता है, मैंने सोचा कि दूध उतर आया है, मैं क्वारंटीन चला गया। तुम तब भी क्वारंटीन चले गए पत्नी को छोड़ के। बाबूजी घर में 2 भाई थे मेरे। भागू तुम्हारे जैसे असासी आदमी को यही होना चाहिए। लेकिन बाबूजी वो फादर लाबे तो कहते, भाग जाओ यहां से फादर लाबे के बच्चे। भागू को वहां से मैंने भगा दिया। लेकिन फिर मैं प्रायश्चित में आ गया। मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए, मैं गया उसके घर के पास। मैंने देखा उसकी बीवी को उसके दोनों भाई चारपाई पे लाद के बाहर ला रहे। मैंने पूछा कहां लेके जा रहे हो? बाबूजी क्वारंटीन लेके जा रहा हूं। अच्छा तो अभी वो दोजख नहीं रह गया, वो नरक नहीं है? नहीं बाबूजी आप आ नहीं रहे थे, वहां हकीम मिल जाता, इसकी देखभाल हो जाती और फिर मैं बाकियों को भी देख लेता क्वारंटीन में। अच्छा तो दूसरों का भूत तुम्हारे मन से अभी तक उतरा नहीं, बेवकूफ कहीं के। ये कहते हुए मैंने वो दवा निकाल के भागू की पत्नी के मुंह में दिया। भागू की पत्नी ने आंखें खोली, भागू मेरे पास आ गया। भागू मेरे पास आ गया, थैंक यू कहने लगा मुझे। बाबूजी मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और तभी मेरे प्रतिद्वंदी ने, जो मेरे सामने कभी नहीं आता, प्लेग के वायरस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। भागू की पत्नी की नब्ज मेरे हाथ में थे। उस प्रतिद्वंदी ने मुझे चारों खाने चित कर दिया। भागू की पत्नी मर गई। दहाड़े मार के रोया था भागू, कितनी मुश्किल से अपने बच्चे को पत्नी की छाती से अलग किया था उसने। मैं वहां से विदा ले लिया। मुझे लगा कि इसके बाद भागू शायद क्वारंटीन में अब कुछ ना करे, लेकिन मैं तो उसे देखता हूं अगले दिन और जोश खरोश के साथ लोगों की सेवा कर रहा है। उसको देखते हुए मेरे में ही जोश आ गया, मैं भी उसके साथ मिलकर सबकी सेवा करने लगा। और दिन ब दिन स्थिति सुधरने लगी। पूरे शहर को धो दिया गया, कहीं चोरों का नामो निशान नहीं था। एक आध केस आते वो भी सुलट जाते थे और सब जगह मेरी वाहवाही हो रही थी। अखबारों में मेरे बारे में लिखा जाने लगा। एक बड़ा सा जलसा आयोजन किया गया। वहां पे स्वास्थ्य विभाग के लोग आए और नगर पालिका अध्यक्ष ने मेरे तारीफ में क्या क्या बोला था। मैंने भी कितना लंबा भाषण दिया था। मैंने बताया था कि कैसे हमने साथियों ने मिलकर कैसे लोगों की देखभाल करी थी, क्वारंटीन सेंटर में भी काम करते थे और शाम को बस्तियों में जाके भी काम करते थे। लोगों ने फूल मालाओं से मुझे लाद दिया। मुझे नगद इनाम भी दिया गया और नगर पालिका अध्यक्ष ने सबके सामने ये घोषणा कर दी कि अब से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के नाम से जाना चाहूंगा। क्या फक्र महसूस हो रहा था। तने हुए सीने के साथ, एक गरूर के साथ चलता हुआ मैं अपने घर पहुंचा। तभी कहीं से आवाज आई, बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो बाबूजी। और भागू अपना झाड़ू बाहर है टंकी पर रख के अंदर आ गया। मैंने पूछा कौन? भागू तुम हो भाई? भागू दुनिया तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं। तुम्हारा यीशु मसीह जानता है। फादर लाबे के बेशकीमती चेले। और मुझे लगने लगा जैसे मेरा गला सूख रहा है, मेरी छाती फट रही है। भागू की मरती हुई पत्नी और बच्ची का ध्यान आ गया मुझे। मालाओं के बोझ से जैसे मेरी गर्दन टूटती जा रही है। बटुए के बोझ से मेरा पॉकेट फटता जा रहा है। इतनी शाबाशी मिलने के बावजूद, इतने कदरदान लोगों के रहते हुए भी मैं इस कदरदान दुनिया का मातम मनाने लगा हूं। थैंक यू जय गुरुदेव। ये कहानी क्वारंटीन, देखिए मेरे लिए ये जो कुछ भी अभी हो रहा है, जिस वातावरण में हम हैं, बिल्कुल नई चीज थी। मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी। क्वारंटीन रोज मैं देखता हूं कि एक बुलेटिन रिलीज होता है, नंबर बताए जाते हैं। और जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ये उर्दू फारसी में लिखी हुई कहानी थी, कुछ लोगों से मैंने मदद ली, मैं इसको समझा। मैंने समझा, मुझे बताया कि 1918 में जब प्लेग की महामारी हुई थी, तब राजेंद्र सिंह जी ने ये लिखा था। और आज यदि आप समानताएं देखें, बहुत कुछ है। उम्मीद की किरण जगाता है, कहानियां हील करती हैं मुझे। इसके साथ ही मैं आप सबों से विदा लेता हूं।
बहुत अच्छा लगा मुझे आश्रम मंडली को रिप्रेजेंट करने में, आप सबों के बीच कहानी सुनाने में। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहली बार मैंने यहाँ देखा, बहुत संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहानीकार तो कहानीकार होता है। तो जब तक आगे की मुलाकात होती है तब तक के लिए आप सबों से विदा लेता हूँ। उससे पहले एक दो लाइन सुनाता हूँ आपको, ये ऐसा गाना है जो हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता रहता है। ये प्यार के बारे में है। प्यार की आग में तन बदन जल गया, बात जब मैं करूं मुंह से निकले धुआं जल गया मेरे दिल का जहां, फिर भी क्यों सताती है दुनिया मुझे। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया। It was wonderful spending close to more than an hour's time, and we will soon be back. Bye bye. Jai Gurudev. Thank you.